नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सबको में। तो हम लोग व्यवसाय अध्ययन विषय पढ़ रहे हैं माध्यमिक कक्षा हाई स्कूल NIOS का। तो इस विषय के अंतर्गत हम लोग पाठ्यक्रम 2 के बारे में बात कर रहे हैं, जिसका कि शीर्षक है व्यावसायिक संगठनों के प्रकार। इसके अंतर्गत हम अभी तक जाना है कि व्यावसायिक संगठन 5 प्रकार के होते हैं: एकल स्वामित्व, साझेदारी, हिंदू अविभाजित परिवार, सहकारी समितियां और संयुक्त पूंजी कंपनियां। इसमें से जो पहले के 3 हैं, एकल स्वामित्व, साझेदारी और हिंदू अविभाजित परिवार, इनके बारे में हम बात पिछले अध्याय में या पिछले पाठ में कर चुके हैं। आज हम लोग जानेंगे सहकारी समितियों और संयुक्त पूंजी कंपनियों के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। पाठ 4, सहकारी समितियां तथा संयुक्त पूंजी कंपनियां। तो सबसे पहले शुरुआत हम करते हैं सहकारी समिति से। तो सहकारी समिति का क्या अर्थ होता है? तो अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा है, जिन व्यवसायों के बारे में हमने पढ़ा, जिनमें एकल स्वामित्व और साझेदारी शामिल हैं और हिंदू अविभाजित परिवार भी हैं, वो सारी की सारी जो व्यवसायिक क्रियाएं जो करते हैं संगठन, उनका मुख्य उद्देश्य केवल लाभ कमाना हो। लेकिन कुछ ऐसे भी संगठन हैं जिनका की मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना या व्यापार फैलाना नहीं होता है, बल्कि जो समाज के लोग हैं उनकी मदद करना हो। सहकारी समिति ऐसा ही एक व्यवसायिक संगठन है। जो सहकारी शब्द है उसको इंग्लिश में कोऑपरेटिव बोलते हैं। तो कोऑपरेटिव जो एक लैटिन शब्द है कोऑपरेरी, उससे बना है, जिसमें को का अर्थ है के साथ और ओपरारी का अर्थ है कार्य कर। तो कुल मिला के जो सहकारी शब्द है कोऑपरेटिव, उसका अर्थ है साथ मिलकर कार्य करना। तो इसके अंतर्गत बहुत सारे लोग मिलकर किसी कार्य को, एक समान हित में किसी कार्य को करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि महिलाओं ने एक सहकारी समिति बना रखी है और ये कुछ कुटीर उद्योग कर रही है। कुल मिला के हम कहेंगे सहकारी समिति ऐसे व्यक्तियों की स्वयंसेवी संस्था है। स्वयंसेवी मतलब जो स्वयं अपनी सहायता करती है, जो अपने आर्थिक हितों के लिए कार्य करते हैं। तो सहकारी समिति ऐसे व्यक्तियों की स्वयंसेवी संस्था हो गई जो अपने आर्थिक हितों के लिए कार्य करते हैं। आर्थिक हित मतलब वो अपनी आजीविका चलाने के लिए भी होती है। ये जो सहकारी समितियां होती हैं वो अपनी सहायता स्वयं करने और परस्पर सहायता के सिद्धांत पर कार्य करती हैं। इनका कोई भी सदस्य व्यक्तिगत लाभ के लिए कार्य नहीं करता है, बल्कि सामूहिक लाभ के लिए काम करता है। सहकारी समिति संगठन जो है वो एक प्रकार का ऐसा संगठन है जिसमें व्यक्ति अपनी इच्छा से समानता के आधार पर अपने आर्थिक हितों के लिए मिलकर कार्य करते हैं। तो अभी तक आपने ये समझा कि इसमें सारे लोग अपनी इच्छा से आते हैं और सबको समान अधिकार होता है, या सबका जो आधार है वो समान होता है। और वो किस चीज के लिए साथ मिलकर काम करते हैं? आर्थिक हितों के लिए। जो अपने आर्थिक हित हैं उनको साधने के लिए कार्य करते हैं। तो सहकारी समिति की विशेषताएं क्या होती हैं? सहकारी समिति एक स्वैच्छिक संस्था होती है जिसमें कि कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से संलग्न हो सकता है, और साथ साथ क्या होता है, अपनी इच्छा से सम्मिलित तो हो ही सकता है वो, और साथ ही अपनी ही इच्छा से वो उस संस्था को छोड़ भी सकता है। तो एक स्वैच्छिक संस्था है। इसकी जो सदस्यता है सहकारी समिति की, वो खुली सदस्यता होती है। अर्थात ये जितने भी लोग समान हित वाले हैं, जो एक जैसा कुछ हित में काम करना चाहते हैं, उन सब के लिए खुली होती है इसकी सदस्यता। इसमें जाति, लिंग, वर्ण या धर्म, किसी चीज के आधार पर कोई प्रतिबंध किसी के ऊपर नहीं रहता है। कोई भी व्यक्ति जो उस सहकारी समिति जिस हित के लिए बनी है उससे संबंधित हो या वो हित प्राप्त करना चाहता हो, तो वो उससे जुड़कर अपना सदस्यता प्राप्त कर सकता है। लेकिन ये हो सकता है कि अगर कोई एक संगठन है, मान लीजिए कोई एक कंपनी है, उसके जो एम्प्लॉइज हैं वो मिलकर एक सहकारी समिति बनाते हैं, तो वहां पर जो कर्मचारियों की संख्या है उसके आधार पर उसकी संख्या, जो नंबर ऑफ जो मेंबर्स, जो सदस्य होंगे उस सहकारी समिति के, उनकी जो संख्या है वो सीमित हो सकती है। केवल किस स्थिति में? जब विशेष संगठन के कर्मचारियों के द्वारा उसका गठन किया गया है सहकारी समिति का। इसके पश्चात है पृथक वैधानिक इकाई। इसका मतलब वही है जैसे हमने पिछले उसमें पढ़ा था, जब हम सीमित दायित्व भागीदारी की हमने बात की थी। इसका जो वैधानिक
अस्तित्व है वो अलग होता है। मतलब इसका ये है कि जो इसके सदस्य होंगे उनसे ये अलग होगी। मतलब इसमें क्या होगा, समिति के सदस्यों के अतिरिक्त समिति का भी एक अलग से वैधानिक अस्तित्व होगा। और साथ साथ जो सहकारी समिति के लिए जो कानून होता है 1912 का, सहकारी समिति अधिनियम 1912 जो राष्ट्रीय स्तर का है, या फिर राज्य सरकार के स्तर पर जो सहकारी समिति के कानून बने होते हैं, उसके अंतर्गत जो सहकारी समिति है उसका पंजीकरण कराना अनिवार्य होता है। तो इस प्रकार से भी एक पृथक वैधानिक इकाई के रूप में ये सामने आती है। इसके पश्चात है वित्तीय स्रोत। तो वित्तीय स्रोत मतलब इसकी फाइनेंसिंग या इसको पैसा कहाँ से मिलता है। तो जो सहकारी समिति होती है उसके जो सदस्य होते हैं वो इसमें पैसा लगाते हैं, या फिर वो जो सहकारी समिति है वो अन्य जो वित्तीय संस्थाएं हैं जो पैसा उपलब्ध कराती हैं उनसे भी ऋण प्राप्त कर सकती है। इसको ऋण एक तो माध्यम हो गया ऋण का या लोन जिसको बोलते हैं आप, और दूसरा माध्यम होता है अनुदान का। सरकारें सहकारी समितियों को प्रोत्साहित करने के लिए बहुत सी योजनाओं के माध्यम से अनुदान भी प्रदान करती है। तो उस अनुदान से भी इसकी वित्तीय सहायता हो सकती है या वित्तीय मदद इसको मिल सकती है सहकारी समिति को। तो ये दो स्रोत हैं, एक तो ऋण का और सदस्यों द्वारा पूंजी लगाने का। इसके साथ साथ जो तीसरा जो एक स्रोत है वो है सरकार से अनुदान। इसके पश्चात है सेवा उद्देश्य। तो जो सहकारी समिति का जो मेन उद्देश्य है, जो पहले के हमने व्यवसायिक संगठन पढ़े उनका जो मेन उद्देश्य होता था वो था लाभ का उद्देश्य, लेकिन इसका जो मेन उद्देश्य होता है वो होता है अपने सदस्यों की सेवा करना, जो लोग उससे जुड़े हुए हैं उनकी सहायता करना। इसके पश्चात है मताधिकार, अर्थात इसमें वोट का अधिकार किस किस का होता है। तो इसमें सारे सदस्यों को मत देने का अधिकार होता है। और कितने मत दे सकता है एक व्यक्ति, एक जो सदस्य है वो केवल एक मत दे सकता है, भले ही उसने कितना भी पैसा सहकारी समिति में लगा रखा हो, कितने ही रुपए उसने लगा रखे हो, लेकिन उसको केवल एक ही वोट डालने का अधिकार होगा। उसको एक वोट होगा, उसका एक व्यक्ति का एक वोट होगा। इसके पश्चात है सहकारी समितियों के प्रकार। तो सहकारी समितियों के 5 प्रकार प्रचलन में हैं, जिसमें कि पहला प्रकार है उपभोक्ता सहकारी समितियां, दूसरा है उत्पादक सहकारी समितियां, तीसरा है सहकारी विपणन समितियां, चौथा जो मैंने किताब डाउनलोड करी है नेट से उसमें सहकारी विपणन समितियां दिया है, जो कि गलत है क्योंकि वो पहले तीसरे नंबर पे आ चुका है। इसकी जगह होगा सहकारी बचत एवं साख समितियां। इसके पश्चात है सहकारी सामूहिक आवास समितियां। तो ये जो 5 प्रकार हैं इनको आइए एक एक तरीके करके समझते हैं। तो पहला प्रकार है उपभोक्ता सहकारी समितियां। तो उपभोक्ता सहकारी समितियों में क्या होता है, ये उपभोक्ताओं के लिए ही कार्य करती है। तो ये क्या करती है, उचित मूल्य पर उपभोक्ता वस्तुएं उपलब्ध कराती हैं, किनको, उपभोक्ताओं को। और ये कैसे काम करती हैं, ये सीधे उत्पादकों और निर्माताओं से, मतलब जो उसको माल को बनाते हैं सीधे उनसे माल खरीदती है। उत्पादकों और निर्माताओं से माल खरीदकर वितरण श्रृंखला से मध्यस्थों का उन्मूलन कर देती है, अर्थात मध्यस्थों को गायब कर देती है। मध्यस्थ मतलब बिचौलिए। तो बिचौलिए को हटाकर सीधे सीधे अपने जो उसके सदस्य हैं उपभोक्ता, उनको सीधे सीधे माल निर्माताओं से उपलब्ध कराती है। इसके जो उदाहरण हैं वो है केंद्रीय भंडार, अपना बाजार और सुपर बाजार। एक मैंने एग्जाम्पल नेट से लिया है, यह है SBI स्टाफ कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स लिमिटेड। तो ये केवल इसमें जैसे लिखा हुआ है SBI स्टाफ, इसका मतलब है ये केवल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के स्टाफ के लिए या उनके कर्मचारियों के लिए चलाई जाने वाली एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो कि नई दिल्ली में है। अगला जो बिंदु है वो है उत्पादक सहकारी समितियां। तो उत्पादक जैसे कि ये किसके लिए होगी, उत्पादकों के लिए है, जो बनाते हैं, जो सामान उत्पन्न करते हैं या वस्तुएं बनाते हैं। तो छोटे उत्पादकों को, किनको, छोटे उत्पादकों को, जो छोटे उत्पादक हैं उनको उत्पादन के लिए कच्चा माल, मशीन, औजार, उपकरण, ये सब जो चीजें हैं उनकी आपूर्ति करके उनके हितों की रक्षा के लिए बनाई जाती है। कौन सी, जो ये उत्पादक सहकारी समितियां होती हैं। तो ये इनके उदाहरण क्या हैं, इनके उदाहरण है हरियाणा हैंडलूम और बायोनिका। तो ये बायोनिका का एक मैंने दे रखा है सिंबल। बायोनिका क्या है, ये कपड़ों का एक कपड़ों के जो उत्पादक हैं, छोटे उत्पादक, उनके लिए उड़ीसा में बनाया गया एक संगठन है।
जो जिसको कि बोएनिका बोलते हैं। ये उनके माल उनको उनको कच्चे माल उपलब्ध कराता है और इवन इनको इनके माल को बेचता भी है साथ साथ, मतलब उत्पादकों की मदद करता है। इसके पश्चात है सहकारी विपणन समितियां। विपणन मतलब इसको इंग्लिश में मार्केटिंग बोलते हैं। तो ऐसा होता है, जो उत्पादक हैं, छोटे उत्पादक हैं, वो माल तो बना रहे हैं, वो वस्तुएं तो बना रहे हैं, लेकिन वो बेचें कैसे उसको? उनको बाजार उपलब्ध नहीं होता है। तो उनको बाजार उपलब्ध कराने के लिए सहकारी विपणन समितियां प्रभाव में आती हैं। तो उन छोटे उत्पादकों निर्माताओं द्वारा ये बनाई जाती हैं जो अपने माल को स्वयं बेच नहीं सकते हैं, और सभी सदस्यों से माल इकट्ठा करके उसे बाजार में बेचने का उत्तरदायित्व उनका होता है, इन समितियों का। इसमें सबसे प्रमुख आपने देखा होगा अमूल, आप लोगों ने शायद हो सकता है इसके उत्पाद उपयोग में भी लाए हों। तो ये गुजरात सहकारी दुग्ध वितरण संघ लिमिटेड का एक ब्रांड है। तो अमूल जो है वो क्या करता है, वो छोटे छोटे जो उत्पादक हैं, जो दूध बनाते हैं, जो दूध पैदा करते हैं, उनसे दूध लेता है और फिर उसको प्रोसेस करके और या फिर वैसे भी बेचता है। तो ये मैंने दिखा रखा है, ये अमूल का एक जो गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन है उसका चित्र है, उसके भवन का। ऐसे ही इसी तर्ज पर पंजाब में भी वर्का है जो कि यही काम करती है। जैसे अमूल ब्रांड है वैसे ही वर्का है जो कि पंजाब का जो कोऑपरेटिव है उसका एक ब्रांड है। इसके पश्चात है सहकारी बचत एवं साख समितियां। इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है जो ऐसे जो छोटे छोटे जो उत्पादक हैं या जो इसके साथ मिलते हैं या जो भी इसके समिति के सदस्य होते हैं, उन लोगों को पैसा मुहैया कराना, मतलब उनको उनको उनकी बचत कराना, उनसे बचत स्वीकार करना और उसको लोन, उनको ऋण भी देना। मतलब ये पैसा भी इकट्ठा करते हैं अपने सदस्यों से और जो जरूरतमंद सदस्य होते हैं उनको लोन के माध्यम से उसको बांटते हैं। तो उसका उद्देश्य सदस्यों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना होता है, सदस्यों से धन इकट्ठा करके जरूरत के समय उचित ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध। तो जैसे इनके जो क्या उदाहरण है, ग्राम सेवा सहकारी समिति, शहरी सहकारी बैंक, सहकारी ऋण समिति, ये सब के उदाहरण हैं इसके। जो मेरा राज्य है उत्तराखंड, उसमें उत्तराखंड राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड इसका एक उदाहरण। अगला है सहकारी सामूहिक आवास समितियां। इनका क्या कार्य होता है? इनका कार्य होता है अपने सदस्यों को आवास उपलब्ध कराना। मतलब जो इस समिति के सदस्य होंगे उनको ये समिति आवास उपलब्ध कराएगी। तो ये लोग, मतलब सारे लोगों ने मिलकर एक समिति बनाई और उस समिति के माध्यम से सबने अपना जो आवास जो उनको चाहिए होता है, जो एक मूलभूत आवश्यकता है, उसकी पूर्ति ये समिति करती है। तो ये क्या करती है? सदस्यों को आवासीय मकान उपलब्ध कराने हेतु बनाई जाती है, भूमि क्रय करके मकानों अथवा फ्लैटों का निर्माण कराती है तथा उनका आवंटन अपने सदस्यों को करती है। ये काम है सहकारी सामूहिक आवास समिति का। तो ये एक उदाहरण मैंने नेट से लिया है। ऐसी मतलब कई सारी सोसाइटीज आपको देखने को मिल जाएंगी। अगला है सहकारी समिति के लाभ। अब सहकारी समिति के क्या लाभ हैं? सबसे पहला लाभ तो है कि ये स्वैच्छिक संगठन है। इसमें कोई भी व्यक्ति कभी भी इसकी सदस्यता ले सकता है और कभी भी छोड़ सकता है। मतलब किसी भी प्रकार का प्रतिबंध किसी के ऊपर नहीं है। और ये दोनों प्रकार की व्यवस्थाएं, दोनों प्रकार की कौन सी? पूंजीवादी और समाजवादी। पूंजीवादी व्यवस्था में क्या होता है? पूंजीवादी व्यवस्था में निजी स्वामित्व होता है और समाजवादी में सरकार का स्वामित्व होता है या सरकार का मालिकाना हक होता है। तो दोनों प्रकार की जो आर्थिक व्यवस्थाएं हैं उनमें ये संगठन पाया जाता है। वो चाहे पूंजीवादी देश हो चाहे वो समाजवादी देश हो, वहां सब जगह कोऑपरेटिव होते हैं। बल्कि जो यूएसए, जो अमेरिका है, जो कि एक बहुत बड़ा पूंजीवादी देश के रूप में जाना जाता है, वहां पर दुनिया के सबसे बड़े कोऑपरेटिव्स मिलते हैं। सबसे ज्यादा जो कोऑपरेटिव की संख्या है वो अमेरिका में ही। अगला है लोकतांत्रिक नियंत्रण। इसमें जो इसका जो जिसको चलाती है, जो संस्था, जो समिति का जो संचालन होता है, वो उसका प्रबंधन लोकतांत्रिक तरीके से होता है। मतलब बोर्ड के आधार पर इसमें तय होता है कि कौन इसका अध्यक्ष होगा, कौन सचिव होगा, जो कि इसके जो क्रियाकलाप है उनके लिए उत्तरदायी होते हैं। और एक व्यक्ति का एक मत होता है, जैसे हमने पिछली बात की थी। तो एक व्यक्ति एक वोट दे सकता है और उसके माध्यम से जो उसके जो अध्यक्ष होगा उसका चुनाव कर सकते हैं। दूसरा है खुली सदस्यता। मतलब कोई भी सक्षम व्यक्ति किसी भी समय सहकारी समिति का सदस्य बन सकता है। तो ये भी इसका एक लाभ है।
मध्यस्थों के लाभ का उन्मूलन, जैसे हमने अभी पढ़ा कि उपभोक्ता जो सहकारी समितियां होती हैं वो बीच के लोगों को हटा के सीधे सीधे जो माल है वो उपभोक्ताओं को प्रदान करवाती है। तो मध्यस्थ जो बिचौलिए जो लाभ कमाते हैं उनका उन्मूलन भी इसके माध्यम से होता है। इसके पश्चात है सीमित देनदारी। सीमित देनदारी का मतलब ये है कि इसमें असीमित दायित्व तो नहीं है किसी का भी। इसमें देनदारी केवल और केवल उतनी है जितने की पूंजी एक सदस्य द्वारा उसमें लगाई गई है, उतनी ही देनदारी उस सदस्य की बनती है। इसके पश्चात है स्थिर जीवन। स्थिर जीवन का मतलब यह है कि अगर कोई एक सदस्य मतलब 100-200 जितने भी सदस्य हैं उसमें से अगर एक सदस्य कोई मर जाता है या बाहर चला जाता है, छोड़ देता है सदस्यता, तो ये खत्म नहीं हो जाती है सहकारी समिति। इसका जो जीवन है वो स्थिर रहता है और दीर्घ अवधि तक चलता है, मतलब लंबी अवधि तक चलता है। इसके पश्चात है सहकारी समिति की सदस्यता सीमाएं। तो सहकारी समिति की क्या सीमाएं होती हैं? सबसे पहली जो सीमा है वो है अभिप्रेरण की कमी, मतलब इंस्पिरेशन नहीं होता है। इंस्पिरेशन क्यों नहीं होता है? क्योंकि लाभ का उद्देश्य नहीं है, तो इसलिए हो सकता है कि जो उसके सदस्य हैं वो पूर्ण उत्साह और समर्पण भाव से काम ना करें। दूसरा है सीमित पूंजी। पूंजी सीमित क्यों होती है? क्योंकि बहुत ज्यादा लोग होते नहीं इससे जुड़े हुए, इसलिए वो कम ही मात्रा में पूंजी लगा पाते हैं, इसलिए सीमित पूंजी होती है। एक वर्ग विशेष के व्यक्ति होते हैं उसके अंदर सम्मिलित। अगला है प्रबंधन में समस्याएं। प्रबंधन में समस्याएं इसलिए आती हैं क्योंकि जो सहकारी समितियां होती हैं ये माना जाता है कि वो ज्यादा पैसे अपने कर्मचारियों को नहीं दे पाती हैं। मतलब सहकारी समिति के कौन कर्मचारी होते हैं? सहकारी समिति का प्रबंधन तो आपको पता है कि कोई जो लोग वोट देके एक अध्यक्ष बनाया उसको उससे करेंगे, लेकिन सहकारी समिति अपने यहाँ कर्मचारी भी रखती है। मतलब जो उनके प्लांट होंगे, मतलब हो सकता है वो प्लांट बनाए या हो सकता है उसकी दुकानें हों, तो उसमें लोग कर्मचारी भी होंगे। तो उन कर्मचारियों को अधिक पैसा देना संभव नहीं, क्योंकि इसका उद्देश्य लाभ नहीं है, तो बहुत ज़्यादा पैसा इनके पास होता नहीं है, तो इसलिए ये अपने कर्मचारियों को भी कम पारिश्रमिक दे पाती हैं, इसलिए और विशेष कुशल लोग इनको नहीं मिल पाते हैं, तो इसलिए उसके प्रबंधन में समस्याएं आती हैं। अगला है प्रतिबद्धता का अभाव। तो सहकारी समिति की जो सफलता है वो निर्भर करती है कि उसके सदस्य कितने निष्ठावान हैं, कितने निष्ठा के साथ कार्य करते हैं। लेकिन इस निष्ठा को ना तो हम आश्वस्त कर सकते हैं और ना ही जो सदस्य हैं उनको बाध्य कर सकते हैं कि वो निष्ठा दिखाएं, तो इसलिए इसमें प्रतिबद्धता का अभाव पाया जाता है। अगला है सहयोग की कमी। अधिकतर सहकारी समितियां परस्पर सहयोग की भावना से बनाई जाती हैं, लेकिन होता क्या है कि कई बार आपसी मतभेदों के कारण और या फिर अन्य चीजों के कारण, अहम मतलब घमंड के कारण, इन सब जो सदस्य होते हैं इनके बीच लड़ाई झगड़ा और तनाव रहता है, जिसके कारण कई बार ऐसा होता है कि इनको बंद करना पड़ जाता है सहकारी समितियों को। तो इस प्रकार से जो सहकारी समितियां हैं बहुत अच्छी प्रकार से अपने सदस्यों का जो आर्थिक हित है उसको साधती हैं, लेकिन इसमें कई कमियां भी हैं जो कि अगर लोग मिल बैठकर अच्छी तरीके से चीजें चलाएं तो वो दूर भी की जा सकती। अगला जो हम पढ़ेंगे वो है संयुक्त पूंजी कंपनी। तो संयुक्त पूंजी कंपनी में क्या होता है? संयुक्त पूंजी कंपनियां जो होती हैं वो भारत में जो कंपनी अधिनियम है 1956 का, उसके द्वारा शासित होती हैं, मतलब उसके द्वारा वो चलाई जाती हैं। उसके जो कानून है उसके अंतर्गत जो चीजें लिखी हुई हैं उसके हिसाब से सारी कंपनियां काम करती हैं। भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के अनुसार एक कंपनी का अभिप्राय उस कंपनी से है जिसकी स्थापना तथा पंजीकरण इस अधिनियम के अंतर्गत हुआ हो, मतलब वो इसके अंतर्गत बनाई गई हो और उसका पंजीकरण भी इसी अधिनियम के अंतर्गत हुआ हो, तो उसको बोलेंगे संयुक्त पूंजी कंपनी। तो लेकिन अभी एक बात आप ध्यान रखिएगा कि जो भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 था इसमें संशोधन हो गया है और अब भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 प्रभाव में है। इसके पश्चात है ये एक संयुक्त पूंजी कंपनी का दृश्य दिखा रखा है, ये आपकी किताब से लिया गया है। अब हम पढ़ेंगे ये होता क्या है। तो ये विधान द्वारा या कानून द्वारा निर्मित ऐसा कृत्रिम व्यक्ति है, मतलब ये एक कृत्रिम व्यक्ति है। कैसा व्यक्ति है? कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल, जो है नहीं लेकिन फिर भी है, जिसका स्वतंत्र वैधानिक अस्तित्व होता है। मतलब वो जो इसमें जो इसको बनाने वाले हैं उनसे अलग एक अस्तित्व रखता है। और इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा होता है सीमित दायित्व से। जो इसके सदस्य होते हैं उनका दायित्व सीमित हो जाता है, क्योंकि ये एक अलग आइडेंटिटी हो गई इसकी, एक
एक अलग आइडेंटिटी है। इसका शाश्वत जीवन होता है। शाश्वत जीवन मतलब ये दीर्घकाल तक चलती है और इसकी एक सार्वमुद्रा होती है। सार्वमुद्रा मतलब सील, कंपनी की एक सील होती है, क्योंकि ये एक कृत्रिम व्यक्ति है तो साइन तो कर नहीं सकता, लेकिन अब साइन की जगह इसकी सील यूज होती है। इसकी सील कागजों पे लगाई जाती है। तो ये मैंने एक दिखा रखा है कि एक काल्पनिक व्यक्ति है, इसको आप इससे रिलेट कर सकते हैं, और ये है कंपनी की सील। तो आइए अब देखते हैं इसकी विशेषताएं क्या होती हैं। तो सबसे पहली विशेषता है कि एक कृत्रिम वैधानिक व्यक्ति होता है, जो हमने समझ लिया। स्वतंत्र वैधानिक इकाई है, इसका सदस्यों से कोई लेना देना नहीं होता है, ये अलग काम करती है, सदस्य केवल इसको चलाने में इसकी मदद करते हैं। और ये अपने नाम से संपत्ति रख सकती है, किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, और साथ में किसी पे मुकदमा कर सकती है, और कोई इसके ऊपर भी मुकदमा कर सकता है। तो ये एक वैधानिक इकाई है जो कि पूरी तरीके से स्वतंत्र है। अगला है शाश्वत जीवन। जैसे मैंने अभी बताया, इसका जीवन शाश्वत होता है। कोई भी मेंबर अगर मर जाए या दिवालिया हो जाए, पागल हो जाए, तो उसकी वजह से इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके अंदर सीमित दायित्व होता है। सीमित दायित्व का अर्थ है कि एक सीमित कंपनी के सदस्यों का जो दायित्व होता है वो उनके द्वारा जो अंश उसके लिए गए हैं, शेयर, जिसकी बात हम अभी करेंगे, तो उन शेयरों के तक ही सीमित होता है। मतलब अगर कोई नुकसान होता है तो एक सदस्य के आप केवल सारे शेयर का जो चीज पैसा है, जो उससे रिलेटेड जो पूंजी है, उसे ही जब्त कर सकते हैं। बाकी जो सदस्य है उसकी निजी संपत्ति पर कोई भी नुकसान नहीं कर सकते। अगला है सार्वमुद्रा, मतलब क्योंकि ये खुद साइन नहीं कर सकती, अतः इसकी एक सील यूज होती है, जो मैंने पिछले चित्र में आपको दिखाई थी। अंशों की हस्तांतरणीयता भी इसकी एक विशेषता है। मतलब कंपनी को छोटे 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 अंशों में अगर बांट दें तो उनको आपस में एक दूसरे को बेच सकते हैं लोग, जो उसके सदस्य हैं वो अगर चाहें तो जो उनके हिस्से, जो उनका हिस्सा है, जो उनके अंश हैं, उसको दूसरे को दे सकते हैं। और आप देखते हैं शेयर बाजार में जो कंपनियां, जो पब्लिक लिमिटेड कंपनियां होती हैं, उनके अंशों का क्रय विक्रय भी बहुतायत में होता है। तो अधिकतर जो सार्वजनिक सीमित कंपनियां हैं, उनके जो शेयर हैं वो आजादी से बेच सकता है कोई भी। अगला है स्वामित्व तथा प्रबंध का अलगाव। इसका मतलब क्या है कि क्योंकि इसके जो मेंबर्स हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है, तो जरूरी नहीं कि सारे के सारे जो स्वामी हैं, जो कहलाएंगे तो सारे के सारे स्वामी, लेकिन उसका प्रबंध वो लोग नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि वो दिन प्रतिदिन के प्रबंधन में भाग लेने में सक्षम नहीं होते हैं। तो इसलिए कंपनी का जो प्रबंध है वो एक संचालक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोलते हैं। तो जिसमें जिसका चुनाव जो है वो सदस्य करते हैं, उसको कौन चलाएगा वो सब सदस्य की मर्जी होती। अगला है कंपनियों के प्रकार। कंपनियां बेसिकली 4 प्रकार की होती हैं। पहला है निजी कंपनी, दूसरा है सार्वजनिक कंपनी, तीसरा है सरकारी कंपनी, और चौथा है बहुराष्ट्रीय कंपनी। अब हम एक एक करके इन सारी कंपनियों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले निजी कंपनी, जिसको प्राइवेट कंपनी भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, कंपनी अधिनियम 1956 जो अभी हमने पढ़ा, बल्कि अब 2013 कहेंगे, इसके अनुसार निजी कंपनी का अभिप्राय ऐसी कंपनी से है जिसकी न्यूनतम प्रदत्त पूंजी, मतलब जो पैसा लगाया गया हो लोगों द्वारा, न्यूनतम कम से कम कितना पैसा लगाना पड़ेगा, 1,00,000 रुपए। कितना? 1,00,000 रुपए। तो 1,00,000 रुपए अगर न्यूनतम प्रदत्त पूंजी अगर लगाई गई है तो वो एक निजी कंपनी है। इसकी विशेषताएं निम्नलिखित हैं। इसमें क्या होता है, ये अपने सदस्यों के अंशों के हस्तांतरण के अधिकार को प्रतिबंधित करती है। मतलब इसके जो लोगों के पास जो शेयर होते हैं या जो उसका हिस्सा होता है सदस्यों का, वो हस्तांतरित नहीं कर सकते वो बिना कंपनी की मर्जी के। अगला है सदस्यों की संख्या। अधिकतम संख्या जो है कितनी हो सकती है, मैक्सिमम। मिनिमम तो 2 होती है और अधिकतम होती है 50। गलत है, 50 आपकी किताब में दे रखा है, जो कि 1956 के हिसाब से था। जब सितंबर 2013 से जो नया कानून लागू हुआ है उसके हिसाब से 200 हो सकती है। कितनी हो सकती है? 200। तो अधिकतम संख्या है 200 हो गई है। इसके साथ साथ ये अपने अंशों अथवा ऋण पत्रों में अभिदान हेतु जनता को आमंत्रित नहीं कर सकती। मतलब क्या है, जो अपने शेयर है और जो अपने ऋण पत्र हैं, 2 माध्यम से जनता से पैसा इकट्ठा किया जा सकता है। एक है अंशों के, मतलब अपना शेयर बेच दे कंपनी, दूसरे को मालिक बना ले उसमें, उस माध्यम से, और ऋण पत्रों के माध्यम से जनता को आमंत्रित नहीं कर सकती है निजी कंपनी।
और इसके साथ साथ अपने सदस्यों, संचालकों या फिर उनके संबंधियों के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति जमा इसमें पैसा नहीं कर सकता, जमा इनसे स्वीकार नहीं कर सकती कंपनी, और ना ही ऐसा आमंत्रण दे सकती है। जो हमने ऊपर ही पढ़ा कि जनता को भी आमंत्रित नहीं कर सकती है। अगला है सार्वजनिक कंपनी। सार्वजनिक कंपनी 1956 के अनुसार से वो कंपनी सार्वजनिक कंपनी होगी जो निजी कंपनी नहीं है। ये तो बहुत ईजी है आपको याद करने के लिए। इसकी विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहली विशेषता है कि इसके अंशों का स्वतंत्रता पूर्वक हस्तांतरण किया जा सकता है। तो सार्वजनिक कंपनी को जनरली लिमिटेड कंपनियां बोलते हैं। कैसी कंपनियां? लिमिटेड। तो ये ऐसी कंपनियां हैं जो सार्वजनिक हो गई हैं, जो जिनमें की सरकारी जो जो आम जनता है वो भी अपना पैसा लगा सकती है। इनकी न्यूनतम प्रदत्त पूंजी कितनी होनी चाहिए? 5 लाख, जबकि निजी कंपनी की 1 लाख थी। इसके सदस्यों का दायित्व तो सीमित होता है, वो उसका भी होता है, प्राइवेट वाले का भी। अंशधारकों की संख्या निर्गमित अंशों की संख्या तक हो सकती है। मतलब जितने शेयर हैं, मान लीजिए कंपनी के अगर 2 करोड़ शेयर हैं तो उसके 2 करोड़ मेंबर हो सकते हैं। मतलब उसके जो शेयर होल्डर्स हैं वो 2 करोड़ हो सकते हैं, परंतु ये 7 से कम नहीं हो सकती। कितने से कम नहीं हो सकती? 7 से। 7 मिनिमम है, 7 से ज्यादा होना चाहिए। तो आइए अब एक बार इसको पूरे को समझ लेते हैं। निजी और सार्वजनिक कंपनियों में क्या अंतर होता है, इसके माध्यम से आपको थोड़ा और समझ में आ जाएगा। तो न्यूनतम सदस्य निजी सीमित कंपनी में 2 होते हैं, इसमें 7 होते हैं। न्यूनतम जो भी पड़ा था 1 लाख होती है, इसमें 5 लाख होती है। इसके अधिकतम सदस्य 200 हो सकते हैं। इसमें अधिकतम की कोई सीमा नहीं है। जितने अंश हैं, जितनी आपने शेयर दे रखे हैं बाजार में, उतने सदस्य हो सकते हैं। अपने अंशों अथवा ऋण पत्रों हेतु जनता को आमंत्रित नहीं कर सकती है, जनता को नहीं बुला सकते हैं, ये जनता को बुला सकते हैं और जनता को शेयर बेच सकते हैं। अंशों के हस्तांतरण को प्रतिबंधित करती है। ये अंशों का आप हस्तांतरण नहीं कर सकते हैं बिना कंपनी की इजाजत के। इसमें अंश का जो स्वतंत्रता पूर्वक हस्तांतरण वो संभव है। इसमें न्यूनतम 2 संचालक अनिवार्य हैं। संचालक मतलब डायरेक्टर्स। तो उसमें कम से कम 2 डायरेक्टर्स होने जरूरी हैं निजी सीमित में, बल्कि इसमें 3 डायरेक्टर्स होने जरूरी हैं, 3 संचालक होने अनिवार्य हैं। इसमें क्या होता है? समामिलन का प्रमाण पत्र, मतलब बनते ही जैसी कंपनी गठित हुई उसके पश्चात, ये तुरंत पश्चात व्यवसाय प्रारंभ कर देती है। लेकिन ये क्या करती है? व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए भी इसको प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। जब व्यवसाय प्रारंभ करने की अनुमति मिल जाएगी तभी इसका व्यवसाय प्रारंभ होगा। इसको वैधानिक सभा बुलाने की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि इसको वैधानिक सभा बुलाना और उसकी रिपोर्ट जो रजिस्ट्रार होता है उसके ऑफिस में जमा करना जरूरी होता है। इसमें केवल 2 सदस्यों की व्यक्तिगत उपस्थिति से गणपूर्ति हो जाती है, जबकि इसमें गणपूर्ति हेतु न्यूनतम 5 सदस्यों की आवश्यकता होती है। मतलब वैधानिक सभा क्या होती है? ये बुलाई जाती है ताकि सारे जो शेयर होल्डर्स हैं, जो सारे मेंबर्स हैं, वो बैठ के बात करें और कंपनी के जो परफॉर्मेंस है उसको देखें। तो इसको बुलाने की आवश्यकता नहीं होती है निजी सीमित कंपनी को, जबकि इसको बुलाना जरूरी होता है। और ना केवल बुलाना जरूरी होता है, बल्कि उसकी रिपोर्ट भी इनको रजिस्ट्रार के ऑफिस में जमा करनी पड़ती है। अब जो ये मीटिंग बुलाते हैं उसके लिए उस मीटिंग में कम से कम 5 सदस्य होना जरूरी है, जबकि इसमें केवल 2 ही सदस्य अगर व्यक्तिगत रूप से आए तो वो काफी है। तो अभी इस वीडियो के लिए इतना ही। जो बाकी का जो बचा हुआ है वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद। आपका कोई भी अगर सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, और साथ साथ अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज आप अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग हमारी इस पहल का लाभ उठा सकें। धन्यवाद।